सोचो अब एक पल के लिए, कल सुबह उठते ही आपको न्यूज़ मिलता है यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी ब्लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया अभी। We have breaking news on this special edition of What You Need. Attack on Iran. This is the moment for action. अगले 24 घंटों में पेट्रोल की कीमत $200 पर बैरल तक पहुंच जाता है और आपके शहर में पेट्रोल की 3 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी है। घंटे से खड़े हैं, मिल ही नहीं रहा है। आसपास के पेट्रोल पे पूरा सब ब्लॉक पड़ा हुआ है और स्टॉक मार्केट 8% से गिर जाता है और पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है, क्या ये तीसरी विश्व युद्ध की शुरुआत है? ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, ये वो सिनेरियो है जिसके लिए अमेरिका, ईरान, इजराइल, सऊदी अरेबिया और चाइना सब एक साथ प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि अगर ये होगा तो क्या होगा। असली सवाल ये है, ये दुश्मनी शुरू कहाँ से हुई? क्योंकि 1970 से पहले ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे भरोसेमंद एलाई था और आज ईरान अमेरिका को ग्रेट सैटर्न कहते हैं। एक कहानी है एक दोस्ती की जो धोखे में बदली, एक धोखे की जो नफरत में बदला और एक नफरत जो आज पूरी दुनिया को वार की दहाड़ में लाकर खड़ा कर रही है। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं पूरी कहानी। ईरान अमेरिका का पार्टनर था। ईरान का एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था मोहम्मद मोसद्देक, पॉपुलर नेशनलिस्ट, और एक काम करना चाहता था ईरान के लिए ऑयल को नेशनलाइज करना, मतलब ब्रिटिश और अमेरिकन ऑयल कंपनीज को ईरान का तेल निकालकर अपने जेब भर रही थी उन्हें बाहर करना। ब्रिटिश कंपनी एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी, जो आज बीपी के नाम से जानी जाती है, बुरा गई। ब्रिटेन ने अमेरिका को कन्विंस किया कि मोसाद्देक कम्युनिस्ट बन सकता है और सोवियत यूनियन का एजेंट हो सकता है। ये सच नहीं था, लेकिन कोल्ड वॉर के दौर था और अमेरिका ने ये सुनना चाहा। अगस्त 1953 CIA और MI6 ने मिलकर ऑपरेशन एजेक्स चलाया। तेहरान के सड़कों पर हायर किए हुए क्राउड ने रायट्स किए, आर्मी ने कूप किया। मोसाद्देक को घर में नज़रबंद कर दिया गया, जहां उनकी 1967 में मौत हुई और ईरान का पहली डेमोक्रेटिक सरकार ख़त्म हो गई, सिर्फ ऑयल के लिए। याद आया शाह मोहम्मद रेजा पहलवी, अमेरिका का चूजन मैन। I'm not afraid of my people. It's not a political campaign. I'm not going to look at the polls tomorrow to... शाह ने ईरान को रैपिडली मॉडर्नाइज किया। तेहरान में वेस्टर्न फैशन, यूनिवर्सिटीज, वुमेन वर्कफोर्स में सरफेस पर यह प्रोग्रेस था, लेकिन शाह की सीक्रेट पुलिस सबक, जिससे CIA ने ट्रेन किया became था, a key figure in 20th century global politics and the last Shah of the country. All thanks to the intelligence agency he built. Savak, the पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को टॉर्चर किया, जेल किया और मार दिया। ईरान के लोग दो चीज़ें देखते थे, एक तरफ अमेरिका बैक्ड शाह का वेस्टर्नाइजेशन, दूसरी तरफ अपनी ही सरकार के हाथ अपने ही लोगों पर जुल्म। और इन सब के सेंटर में एक फिगर थी जो खामोशी से पावर कलेक्ट कर रही थी, आयतुल्लाह रुहुल्लाह ख़ुमैनी। 1979 जनवरी, शाह ईरान छोड़कर भाग गया। फरवरी में ख़ुमैनी वापस आया। इस्लामिक रेवोल्यूशन कंप्लीट। एक झटके में अमेरिका का पुलिसमैन ऑफ द पर्शियन गल्फ उसके बाद बड़ा दुश्मन बन गया। रिवॉल्यूशन सिर्फ शुरुआत थी, असली ब्रेकिंग पॉइंट आने वाला था नवंबर 1979 में, जिसने सब बदल दिया। नवंबर 1979, तेहरान US एम्बेसी। स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स की एक ग्रुप जो खुद को इमाम के फॉलोअर्स कहती थी, उसने US की एम्बेसी की दीवारें तोड़ी और अंदर घुस गई। 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स और स्टाफ को हॉस्टेज बना लिया गया। ये कोई ऑर्डिनरी प्रोटेस्ट नहीं थी, ये एक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मूव था। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने शाह को, जो अब कैंसर से बीमार था, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका में एंट्री दी थी। ईरान की नई रिवोल्यूशनरी सरकार ने डिमांड की थी शाह को वापस भेजा जाए और 1953 कूप का हिसाब दिया जाए। अमेरिका ने रिफ्यूज़ किया। स्टूडेंट्स का मानना था कि ये एम्बेसी एक स्पाई देन है और बाद में लीक डॉक्यूमेंट्स ने कुछ हद तक ये सच भी साबित कर दिया। 144 दिन ये क्राइसिस इतनी लंबी खींची कि पूरी दुनिया हैरान थी। जिमी कार्टर की एडमिनिस्ट्रेशन ने रेस्क्यू अटेम्प्ट किया, ऑपरेशन ईगल क्लॉ, अप्रैल 1980।
कंप्लीट फेलियर, डेजर्ट में हेलीकॉप्टर क्रैश, 8 अमेरिकन सोल्जर्स की मौत, अमेरिका पूरी दुनिया के सामने ह्यूमिलिएटेड, हॉस्टेजेस आखिरकार जनवरी 1981 में रिलीज हुए और टाइमिंग इतनी कैलकुलेटेड थी कि रोनाल्ड रेगन ने इनॉग्रेशन की एग्जैक्ट दिन रिलीज किए गए। ईरान ने जिमी कार्टर को ये विक्ट्री नहीं लेने दी और इसका इम्पैक्ट अमेरिका ने ईरान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन परमानेंटली तोड़ दिए, जो आज तक ऑफिशियली रिस्टोर्ड नहीं हुए। यूएस कांग्रेस ने ईरान पर पहले मेजर सैंक्शंस लगाए। ईरान के अंदर इस क्राइसिस ने रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को कंसोलिडेट करने में मदद की और अमेरिकन पब्लिक के दिमाग में ईरान की इमेज हमेशा के लिए एनिमी बन गई। ये वो मोमेंट था जब दुश्मनी पर्सनल हो। Here was not an embassy. It was a CIA center. This was a den of espionage, where they were plotting against the Iranian people. गई 1980 से 2000 खामोशी में राइवलरी। सितंबर 1980 इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन ने ईरान पर अटैक कर दिया, नई इस्लामिक रिपब्लिक को वीक समझकर। ये एक कैलकुलेशन थी जो उल्टी पड़ गई। ईरान इराक वार 8 साल 1980 से 1988। अमेरिका ने ऑफिशियली न्यूट्रल रहने का दावा दिया। अनऑफिशियली अमेरिका ने सद्दाम को सपोर्ट किया, इंटेलिजेंस दिया, वेपन्स के लिए रास्ता दिया और ईरान ऑयल टैंकर्स पर सद्दाम ने अटैक को डिप्लोमेटिकली कवर किया। एस्टिमेटेड कैजुअलिटीज 5 लाख से 10 लाख लोग मारे गए। दोनों तरफ मिलाकर के कई शहर तबाह हुए। सद्दाम ने केमिकल वेपन्स यूज किए जिनका रॉ मटेरियल वेस्टर्न कंपनी से आया। ईरान ने यह सब नोट किया और याद रखा। 1988 में वॉर खत्म हुआ, कोई विनर नहीं। Today was day one of the long-awaited ceasefire in the Persian Gulf War. फिर 1990s में अमेरिका ने ईरान को फॉर्मली स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म में लिस्ट में डाला। हिजबुल्लाह की लेबनान में एक्टिविटीज और पैलेस्टीनियन ग्रुप्स को सपोर्ट की वजह से ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस का एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क बनना शुरू हुआ। ऑयल एक्सपोर्ट लिमिटेड, इंटरनेशनल बैंकिंग एक्सेस का, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स ब्लॉक्ड। ईरान की इकोनॉमी होने लगी लेकिन सरकार नहीं झुकी। इस दौर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डेवलप हुई, प्रॉक्सी वारफेयर की स्ट्रेटजी। ईरान जानता था कन्वेंशनल मिलिट्री में वो अमेरिका से नहीं जीत सकता, इसलिए उसने मिडिल ईस्ट में अलग अलग ग्रुप्स के साथ रिलेशनशिप बनाई। हिजबुल्लाह लेबनान में सबसे पावरफुल एग्जाम्पल। ईरान ने उन्हें ट्रेन किया, फंड किया, वेपन्स दिए और एक ऐसी फोर्स बनाई जो इजराइल और अमेरिका को डायरेक्टली एंगेज कर सकती थी बिना ईरान की ज़मीन पर जंग लाए। एनालिस्ट इस स्ट्रेटजी को फॉरवर्ड डिफेंस कहते हैं। ईरान की अपनी डेफिनेशन है, अपनी बॉर्डर्स के बाहर अपने दुश्मनों को ऑक्युपाइड रखो। न्यूक्लियर टेंशन, वो प्रोग्राम जिसने सब डरा दिया। 2002 एक इरानियन अपोजिशन ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दुनिया को बताया कि ईरान के पास 2 सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, नेटेंस में एनरिचमेंट प्लांट और इराक में हेवी वाटर रिएक्टर। ईरान का सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम तो 1950 से था, वही एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम जिसमें अमेरिका ने खुद ईरान को टेक्नोलॉजी दी थी। लेकिन ये नई फैसिलिटीज़ किसी ने डिक्लेयर नहीं की। IAEA इंस्पेक्टर्स अंदर गए, जो मिला वो कंसर्निंग था। यूरेनियम एनरिचमेंट लेवल्स जो सिविलियन पावर प्लांट्स के लिए ज़रूरत से ज़्यादा था। अमेरिका का पोजीशन सिंपल था, कोई भी एनरिचमेंट नहीं। ईरान का पोजीशन, ये हमारा सॉवरेन राइट है। Accept any solution Tehran agrees to, but we will not stand by while its inherent right to peaceful nuclear energy is stripped away by न्यूक्लियर नॉन ट्रीटी के अंदर सिविलियन प्रोग्राम्स का हक सबको है, दूसरा कोई एग्री नहीं करता था। 2006 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरान पर सैंक्शंस लगाए न्यूक्लियर प्रोग्राम्स रोकने के लिए। ईरान ने रोकने से इनकार कर दिया। फिर 2010 में कुछ ऐसा हुआ जो साइबर वॉरफेयर की हिस्ट्री में माइलस्टोन बन गया। स्टक्सनेट, एक कंप्यूटर वॉर्म जो स्पेसिफिकली नेटेंस फैसिलिटीज की सीमेंस मेड सेंट्रीफ्यूगस को टारगेट करने के लिए लिखा गया था। ये वॉर्म सेंट्रीफ्यूगस को उनकी नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा फास्ट स्पिन करवाता था, जिससे वो फिजिकली डिस्ट्रॉय हो जाती थी, जबकि ऑपरेटर्स की स्क्रीन पर सब नॉर्मल दिखता था। एस्टिमेटेड 1000 सेंट्रीफ्यूगस डिस्ट्रॉय हुए। प्रोग्राम महीनों पीछे चला गया। बाद में रिपोर्टिंग ने कंफर्म किया कि ये जॉइंट US इजराइल ऑपरेशन था। ईरान ने पब्लिकली कभी पूरी बात एक्नॉलेज नहीं की, लेकिन उन्होंने समझा कि ये वार एक नया डायमेंशन है। 2015 JCPOA द न्यूक्लियर डील, बराक ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन ने डायरेक्ट नेगोशिएशंस की। रिजल्ट जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। अमेरिका और एलाइज चाहते थे ईरान अपना एनरिचमेंट ड्रामेटिकली रिड्यूस करे, इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स को अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिले, न्यूक्लियर ब्रेकआउट टाइम मिनिमम 1 साल रखा जाए,
ईरान चाहता था सैंक्शन लिफ्ट हो, खासकर ऑयल सैंक्शंस, इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिले, इकोनॉमी को ऑक्सीजन मिले। डील हो गई। ईरान ने इनरिचमेंट यूरेनियम का 97% स्टॉक बाहर भेजा, इंस्पेक्टर्स अंदर गए, सैंक्शंस पार्शियली लिफ्ट हुए, ब्रेकआउट टाइम जेन्युइनली बढ़कर 12+ महीने हो गए। Actually had the most intimate and direct negotiations with the Iranian leadership of any president since 1979. What have you learned from it? Well, I think that it's important to recognize that Iran's a ये complicated. डिप्लोमेसी का एक रियल सक्सेस था, कॉन्टेस्टेड, इम्परफेक्ट लेकिन रियल। लेकिन ये सक्सेस ज्यादा लंबी नहीं चली। डील का कोलैप्स और सोलेमानी। मई 2018 डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में JCPOA से अमेरिका को फॉर्मली विड्रॉ कर लिया। I want to update the world on our efforts to prevent Iran from acquiring a nuclear weapon. The Iranian रीजन regime डील में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कवर नहीं थी, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और उसके रीजनल प्रॉक्सी एक्टिविटीज। ट्रंप का मानना था ये डील वर्स्ट डील एवर नेगोशिएटेड थी। क्रिटिक्स का आर्गुमेंट था डील ने जो किया वो किया, जो नहीं किया वो नहीं किया। लेकिन न्यूक्लियर थ्रेट जेन्युइनली कम हुआ था। अमेरिका ने मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी अनाउंस की, सैंक्शंस वापस लाए गए और इस बार और स्ट्रिक्ट। ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट 2017 से 2.5 मिलियन बैरल्स पर डे से गिरकर 2019 में रफली 3 लाख बैरल्स पर डे तक आ गई। ईरानियन रियाल की वैल्यू 80% क्रैश हो गई कुछ सालों में। इन्फ्लेशन 40 से 50% तक पहुंची। ईरान की इकोनॉमी जेन्युइनली टूट रही थी, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए बजाय ईरान ने एनरिचमेंट दोबारा शुरू कर दी और इस बार और एग्रेसिवली। 2019-20 में टेंशन्स बढ़ी रही। गल्फ में टैंकर अटैक्स, सऊदी ऑयल फैसिलिटी पर ड्रोन स्ट्राइक्स, जिनका ब्लेम हाउतीज पर आया, लेकिन ईरान लिंक्ड माना गया। और फिर आया वो दिन जिसने सब बदल दिया। 3 जनवरी 2020 बगदाद एयरपोर्ट। जनरल कासिम सोलेमानी, ईरान कोड फोर्स कमांडर, एक इराकी मिलिशिया लीडर के साथ जा रहा था जब यूएस ड्रोन स्ट्राइक ने उनकी गाड़ी को हिट किया। सोलेमानी मारे गए। सोलेमानी कौन थे? वो सिर्फ एक जनरल नहीं थे, वो ईरान के पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क का आर्किटेक्ट थे। हिजबुल्लाह को उन्होंने बिल्ड किया, इराकी शिया मिलिशियाज को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, सीरिया में इरानियन ऑपरेशंस उन्होंने रन किए। ईरान के अंदर वो एक नेशनल हीरो थी 80% अप्रूवल रेटिंग के साथ। अमेरिका का जस्टिफिकेशन, सोलेमानी इमिनेंट अटैक्स प्लान कर रहा था अमेरिका फोर्सेस पर। ईरान का रिस्पॉन्स, फुल मिलिट्री रिटेलिएशन का प्रॉमिस। 8 जनवरी 2020 को ईरान ने इराक में यूएस मिलिट्री बेसिस पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर की। पहली बार ईरान ने डायरेक्टली अमेरिकन फोर्सेस को टारगेट किया। 100 से ज़्यादा अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज हुई, दो कोई मरा नहीं। ईरान ने अपेरेंटली अपना एडवांस वार्निंग दिया था थ्रू इराकी चैनल्स ताकि एस्केलेशन कंट्रोल हो सके। ये मोमेंट कोल्ड वॉर से डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की तरफ शिफ्ट का सिग्नल था। शैडो वार 2020 से 2023 के बीच एक ऐसी पीरियड थी जो ऑफिशियली वार नहीं थी, लेकिन प्रैक्टिकली वार की थी। Breaking news on this special edition of What You Need. attack on Iran. This is the moment for action. 1 अप्रैल 2024 इसराइल ने दमस्कस में ईरानियन कॉन्सुलेट पर अटैक किया। 7 सीनियर ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड ऑफिसर्स मारे गए, जिसमें एक टॉप कमांडर भी शामिल था। कॉन्सुलेट टेक्निकली ईरानियन टेरिटरी होती है। ये ईरान के लिए डायरेक्ट अटैक्स ऑन ईरानियन सॉइल के इक्विवेलेंट था। 13 से 14 अप्रैल 2024 ईरान ने पहली बार अपनी सरजमीन से इसराइल पर डायरेक्ट अटैक किया। 300+ ड्रोन्स और मिसाइल्स फायर किए गए। इसराइल, अमेरिका, यूके और जॉर्डन ने मिलकर 99% इंटरसेप्ट कर लिए। फिजिकल डैमेज मिनिमम था, लेकिन साइकोलॉजिकल शिफ्ट मासिव था। 47 सालों में पहली बार ईरान ने डायरेक्टली इसराइल पर अपनी जमीन से अटैक किया था। रिटेलिएट किया। इस्फहान के पास एक टारगेट हिट किया है जो ईरान की मेजर एयर डिफेंस सिस्टम के पास था, एक वार्निंग शॉट। अक्टूबर 2024 में ईरान ने दोबारा इसराइल पर अटैक किया, इस बार मोर सोफिस्टिकेटेड। इसराइल ने रेस्पॉन्स में ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को पार्शियली डिग्रेड किया। यूएस का रोल, अमेरिका ने इसराइल को डिफेंसिव ऑपरेशन में डायरेक्ट सपोर्ट किया। शिप्स से ईरानियन मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए, इंटेलिजेंस दिया, लेकिन ऑफिशियल पोजीशन था कि अमेरिका डायरेक्ट वार में जाना चाहता। ये एक डेंजरस बैलेंसिंग एक्ट था। एलाई को सपोर्ट करो, लेकिन खुद वार में मत घुसो। फरवरी 28, 2026 ये वो दिन था जिसने सब कुछ बदल दिया। अमेरिका और इसराइल ने जॉइंटली ईरान पर स्ट्राइक लॉन्च किए और उसी पहले दिन इजरायली एयर स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर
अली खमेनी को उनके कंपाउंड में असैसिनेट कर दिया गया। 47 साल से ईरान के सबसे पावरफुल फिगर एक झटके में खत्म। मिसाइल स्ट्राइक्स इसराइल पर, यूएस बेसेस पर और गल्फ कंट्रीज पर, और सबसे बड़ी चाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया, जिसने ग्लोबल ट्रेड ऑयल सप्लाई को डायरेक्टली डिस्टर्ब किया। 40 दिन की इस लड़ाई में जो तबाही हुई, एक एलिमेंट्री स्कूल पर स्ट्राइक जिसमें 170 बच्चे मारे गए, एक मेजर यूनिवर्सिटी बॉम्ब की गई और हॉस्पिटल सिवियरली डैमेज हुए, एक ईरानियन नेवी फ्रिगेट IRIS देना को यूएस सबमरीन ने इंडियन ओशन में सिंक कर दिया, 104 ईरानियंस मारे गए। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार था कि अमेरिका ने किसी शिप को सबमरीन से सिंक किया। ईरान के अंदर भी सिचुएशन एक्सप्लोसिव थी। जनवरी 2026 में ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रोटेस्टर पर मसाकर किया। 1979 के बाद सबसे बड़े प्रोटेस्ट जो खून में दबा दिया गया। फिर आया ट्रंप का अल्टीमेटम। ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ईरान ने हॉर्मुज नहीं खोला तो वो ईरान पर पूरी सिविलाइजेशन तबाह कर देगा। पावर प्लांट्स, ब्रिजेस, वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, सब कुछ। लीगल एक्सपोर्ट्स में कहा ये वार क्राइम्स होते, दुनिया सांस रोक के देख रही। अब एक स्टेप पीछे आते, हेडलाइंस के पीछे असली रीजंस क्या है। न्यूक्लियर फियर, लेकिन किसका? अमेरिका और इजराइल को जेन्युइनली डर है कि न्यूक्लियर ईरान रीजनल बैलेंस तोड़ेगा, लेकिन ईरान का आर्गुमेंट है इंडिया के पास बॉम्ब है, पाकिस्तान के पास है, इजराइल के पास अनऑफिशियली है, तो उन्हें क्यों नहीं? डबल स्टैंडर्ड्स या लेजिटिमेशन कंसर्न, दोनों कुछ हिस्सा सच है। ऑयल पॉलिटिक्स, ये सिर्फ अमेरिका तेल के लिए लड़ रहा था, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आज अमेरिका खुद प्रोड्यूसर है, लेकिन हॉर्मुज को खुलना रखना, चाइना को एनर्जी इनसिक्योर रखना, ग्लोबल मार्केट्स को स्टेबल रखना, ये अमेरिकन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। ईरान इस लेवरेज को जानता है और उसे यूज करता है। इजराइल ईरान राइवलरी, ये आइडियोलॉजिकल भी है और स्ट्रेटेजिक भी। ईरान इस्लामिक रिपब्लिक का फाउंडिंग प्रिंसिपल इजराइल की लेजिटिमेसी को रिजेक्ट करना है। इजराइल के लिए न्यूक्लियर ईरान एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ये दोनों कभी डायरेक्टली डिप्लोमेटिक नहीं होंगे जब तक ईरान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स फंडामेंटली नहीं बदलती। अमेरिकन मिडिल ईस्ट डोमिनेंस, अमेरिका 1970 से मिडिल ईस्ट में मिलिट्री बेसेस, अलायंसेस और ऑयल एक्सेस मेंटेन करता आ रहा है। ईरान का थियोरेटिकल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इस ऑर्डर को चैलेंज करता है। ये पावर स्ट्रगल तब तक खत्म नहीं होगी जब तक दोनों में से एक फंडामेंटल चेंज नहीं करता। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, अमेरिका इस कॉन्फ्लिक्ट को डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी फ्रेम करता है। ईरान से ऑप्रेस वर्सेस ऑप्रेसर कहता है। ये फ्रेमिंग दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों अपने अपने पर्सपेक्टिव से सच है और यही वजह है कि कोई मिडिल ग्राउंड नहीं मिलता। 7 अप्रैल 2026 रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम से कुछ घंटे पहले, जब पूरी दुनिया सोच रही थी कि आज रात ईरान में मैसिव स्ट्राइक होंगे, पाकिस्तान ने एक मूव किया जिसने हिस्ट्री बदल दी। नवाज शरीफ ने ट्रंप से रिक्वेस्ट की कि 2 हफ्ते का डेडलाइन एक्सटेंशन दो और ईरान से रिक्वेस्ट की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, गुडविल जेस्चर के तौर पर। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा डबल साइडेड सीज फायर, कहते हुए कि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी एक्सीड हो चुके हैं और ईरान ने एक 10 पॉइंट पीस प्रपोजल दिया है जो वर्केबल बेसिस है नेगोशिएशंस के लिए। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा खोल दिया। 40 दिन की लड़ाई रुक गई, पाकिस्तान को क्रेडिट मिला, दुनिया ने रिलीफ की सांस ली। सीज फायर की टर्म्स क्या है? ईरान के 10 पॉइंट्स प्रपोजल में यूएस कॉम्बैट फोर्सेस का रीजन से विड्रॉल, सारे सैंक्शंस लिफ्ट करना, फ्रोजन ईरानियन एसेट्स रिलीज करना और न्यूक्लियर एनरिचमेंट का हक। दोनों तरफ से विक्ट्री क्लेम किया। ट्रंप ने कहा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए। 10 अप्रैल 2026 इस्लामाबाद में यूएस और ईरान की टीम्स नेगोशिएशंस के लिए मिलने वाले हैं। नेतन्याहू ने कहा सीज फायर लेबनान पर अप्लाई नहीं होती। न्यूक्लियर एनरिचमेंट का सवाल वो अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। यह सीज फायर पीस है या पॉज, अभी कोई नहीं जानता।